हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। इस 2020 जीएस टेस्ट सीरीज में आज मैं फिर 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। ये तीसरा टेस्ट सीरीज का वीडियो है। आप पहले दो टेस्ट सीरीज को देखेंगे तो ये तीसरा जो है बहुत ही आसान महसूस होगा और बहुत सारे क्वेश्चन को आप स्वतः जो है आंसर बता सकते हैं। चलिए शुरू करें हम। पहला क्वेश्चन है कि 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए, ये अधिवेशन को रटना नहीं है, कुछ ऐसे भी अधिवेशन होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वो सारे सभी अधिवेशन अपने ही अध्यक्षता याद हो जाएगी, कब हुई थी ये सब याद हो जाएगा। जैसा कि देखेंगे, ये जो गया अधिवेशन है ये आपका इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी 1922 के गया अधिवेशन के दौरान स्वराज पार्टी की स्थापना का घोषणा हो गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कौन किए थे, ये आपका चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। इसमें जो है चित्तरंजन दास के द्वारा गया अधिवेशन के दौरान ही आपका स्वराज पार्टी की घोषणा किए थे, इसीलिए यह अधिवेशन क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो गया अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वह कर रहे थे CR दास अर्थात चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, अगला है कि वायु क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि यौगिक क्या होती है, मिश्रण क्या होती है। यौगिक हम किसे कहते हैं ये जानेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी निश्चित अनुपात में मिल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक पदार्थ कोई भी अनुपात में मिल जाए तो उसे हम कहते हैं मिश्रण। तो अब बताइए कि वायु क्या है, यौगिक होगा कि मिश्रण होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगी कि वायु क्या है, एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। आपका कह देगा H2O, CO2, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका यौगिक हो जाएगी, जबकि वायु आपका मिश्रण होगा। नेक्स्ट, अगला है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, ऑप्शन ए में है जॉर्ज लेमेंटर, बी में है लिलिटन, सी में है हब्बल, डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका जो आंसर होगा, बिग बैंग सिद्धांत को देने वाले थे जॉर्ज लेमेंटर, जो कि 1894 से 1896 के बीच इस सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे, जबकि इसका व्याख्या किए थे वेगनर साहब ने। इसकी व्याख्या किसने किया था, वेगनर ने व्याख्या किया था। ये जो तीनों नाम दिया गया है, तीनों जो है ब्रह्मांड के लिए कुछ ना कुछ जरूर किए हैं। तो ये लिलिटन साहब भी ब्रह्मांड से संबंधित है। हब्बल साहब तो बताए थे कि ब्रह्मांड लगातार विस्तारित हो रही है, ये हब्बल विस्तृत ब्रह्मांड के सिद्धांत दिए थे हब्बल साहब। नेक्स्ट, अगला है कि चौरा चौरी कांड। देखिए, इसका जो है कभी कहीं चौरा चौरी कांड या फिर चौरी चौरा कांड कहा जाता है। ये चौरा चौरी कांड जो है यूपी के गोरखपुर में एक जगह है। यूपी के गोरखपुर जिला में एक गांव का नाम है गोरखपुर, वहीं पर एक गांव का नाम है चौरा चौरी। वहीं पर क्या हुई थी कि असहयोग आंदोलन, आपका 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट पीछे वाले जो टेस्ट सीरीज लगाएंगे उनको ये सब पता होगा। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को जब चल रहा था, तो उसी के दौरान एक समय ये आपका 5 फरवरी 1922 को ऐसा समय था जो कि अंग्रेज पुलिस के द्वारा जनता में कुछ आक्रोश हो गई थी, कुछ बर्बरतापूर्ण काम कर रहे थे ये। इसीलिए क्या किए थे, कुछ भारतीयों के द्वारा पुलिस चौकी पहुंच गए थे। अब पुलिस चौकी पर ही क्या किए थे कि एक दरोगा सहित 15 कांस्टेबल को थाना में ही आग लगा दिया गया था, जिसमें कि 15 कांस्टेबल और एक दरोगा यानी SI की मौत हो गई थी। यह घटना 5 फरवरी 1922 को है और इसी घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 मार्च 1922 को वापस ले लिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद रहेगा और ज़्यादा समझ में आ गया होगा कि चौरा चौरी कांड कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट,
अगला है एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता आपका 3 है। ठीक है, इसमें क्या और है बचा हुआ। नेक्स्ट अगला है मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है, मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है। ऑप्शन ए में है 527 मीटर, बी में है 8040 मीटर, सी में है 11033 मीटर, डी में है 1000 मीटर। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कि मेरियाना ट्रेंच आपका प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरतम बिंदु या फिर कहा जाए सबसे गहरतम बिंदु किस महासागर में है, तो आपका ये हो जाएगा आंसर पैसिफिक ओशियन हो जाएगी, पैसिफिक ओशियन। और जिसकी गहराई है 11033 मीटर, किलोमीटर के सेंस में देखें तो 11 किलोमीटर लगभग हो जाएगी। ये मेरियाना ट्रेंच कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट अगला है वैंकूवर बंदरगाह कहाँ है। देखिए बंदरगाह कई हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बंदरगाह हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो वैंकूवर बंदरगाह क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये पूछा जा सकता है। देखिए इसलिए यह पूछा जा सकता है क्योंकि वैंकूवर बंदरगाह से कुछ ऐतिहासिक चीज़ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, आपको इसके पहले वाले टेस्ट सीरीज जो लगाए होंगे उनमें हम बताए थे कामागाटा मारू प्रकरण क्या है। तो ये जो कामागाटा मारू प्रकरण है उसमें भी हम ये वैंकूवर बंदरगाह की चर्चा किए होंगे। कामागाटा मारू जो है एक जापानी जहाज था जो कि भारतीय पंजाब के सिख गुरुदत्त सिंह के द्वारा किराए पर लिया गया था। इसे सिंगापुर से ये कनाडा पहुंचाया गया था और कनाडा के उत्तरी भाग में ही आपका वैंकूवर बंदरगाह है, वहीं जाना था और वहां जाकर के अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को संगठित करना था और कुछ व्यापार बिजनेस को भी आगे बढ़ाना था। लेकिन हुआ क्या, वैंकूवर बंदरगाह पर जब पहुंचा था तो अंग्रेजों के दबाव में आकर कैनेडियन फौज वहाँ उनको उतरने नहीं दिया गया था। कुछ 372 से 76 यात्री उस पर सवार थे और यह उसे फिर पुनः भारत की ओर भेज दिया गया था और कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर आकर उन लोगों वे सभी उतरे थे, जिससे कि अंग्रेज की फौज ही और उसमें उपस्थित यात्रियों के बीच झड़प हो गई, तो उसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। इसीलिए ये बंदरगाह यानी कि वैंकूवर बंदरगाह इम्पोर्टेंट हो गया था। तो वैंकूवर बंदरगाह कहाँ है, ये कनाडा में है, कनाडा के उत्तरी भाग में है। यानी कि अमेरिका के देखा जाए तो अमेरिका के दक्षिणी भाग, कनाडा के उत्तरी भाग में है ये आपका वैंकूवर बंदरगाह। नेक्स्ट देखेंगे अगला है कि सार्क संगठन में कुल कितने देश हैं। तो सार्क में हम ये यूट्यूब पर वीडियो बनाए हुए हैं कि सार्क में कुल कितने देश हैं, 8 देश हैं। और जो सार्क का वीडियो देखे होंगे उनको देश का नाम भी पता चल रहा होगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश हैं। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू है, काठमांडू में है जो कि नेपाल की राजधानी है। और 10 देश आपका आसियान देश में, ये भी वीडियो हम डाल चुके हैं, शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, देख लीजिए जाकर। अगला है कि किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है। सबसे पहले समझेंगे कि अस्पृश्यता क्या है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत की भावना, छुआछूत की भावना, ये देखेंगे छुआछूत की भावना। तो ये छुआछूत की भावना अनुच्छेद 17 में वर्णित किया गया है। अब जाने हम लोग कि अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 ये सब में किस चीज़ की चर्चाएं की गई है। देखिए तो ये जो अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत, कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा उपाधि नहीं लेगा। अनुच्छेद 19 में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि आप कभी कुछ भी ऐसा ना हो कि देश के खिलाफ में हो, किसी भी नेता के प्रति आप कुछ बोल सकते हैं, यानी बोलने की जो आपकी इच्छा हो आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन हाँ हथियार नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण आप क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कि वेद की संख्या कितनी है। वेद की संख्या आपका 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और आपका
वेदांग कहेगा वेदांग की संख्या 6 है, वेदांग की संख्या 6 है, जबकि वेद की संख्या 4 है, पुराण की संख्या 18 है। नेक्स्ट अगला है कि गिरमिटिया आंदोलन निम्नलिखित में किन 2 देशों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जानिए गिरमिटिया क्या है। गिरमिटिया जो है वैसे लोगों को कहा जाता है जो देखिए एक लगभग 1860 से अंग्रेज के द्वारा क्या किया गया था कि अंग्रेज के अधीन जिस प्रकार से भारत आता है उसी प्रकार जिस प्रकार की भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका भी भारत ब्रिटिश के अधीन था। तो क्या करते थे कि भारत से लोगों को आपका ये पहुंचाते थे दक्षिण अफ्रीका ले जाते थे और वह 5 वर्ष के एग्रीमेंट के साथ ले जाते थे। और जो मजदूर वहाँ जाते थे मजदूरों को ले जाया जाता था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गन्ने की खेती बहुत होती थी। तो काम करने के लिए 5 वर्ष के लिए क्या करते थे, उन्हें ले जाया जाता था और लाने की कोई गारंटी नहीं थी। तो उस कंडीशन में 5 वर्ष के लिए जब वहाँ चले जाते थे लोगों को मन लग जाता था और वहाँ पे आपका रह के लोग और काम करने लगे और वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए थे। 1860 से ही कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ ही रह गए थे और अंग्रेज को इससे ईर्ष्या होने लगा था और बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए थे, जिसके कारण ये अंग्रेजों के द्वारा कुछ ऐसा कानून लाया गया था जो कि उसके खिलाफ था। अभी अगर हम उसका भी चर्चा करने लगेंगे तो उसी के बारे में चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इतना जानेंगे कि गिरमिटिया आंदोलन भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि मेन रोल अदा कर रहा था इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड के द्वारा भारत से मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका ले जाया जाता था और वहाँ काम करवाते थे। ये 2 देशों से जुड़ा हुआ है। वैसा बोलेंगे तो गिरमिटिया आंदोलन के लिए एक स्पेशल वीडियो हम यूट्यूब पे डाल देंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर आप जानना चाहते हैं जरूर हम गिरमिटिया आंदोलन के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट अगला है बंगाल विभाजन किसने किया था। बंगाल विभाजन किसने किया था। देखिए बंगाल विभाजन पहले था पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, जिस ढंग से अभी आप देखते हैं पश्चिम बंगाल, तो एक पूर्वी बंगाल था जो कि आज बांग्लादेश बन गया है। ठीक है, तो ये जो है बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और डलहौजी साहब रेल चलाए थे 1853 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन बहुत खतरनाक आदमी था। ये जो है क्या किए थे, ये यूपीएससी में बैठने सिविल सर्विस के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 से घटाकर 19 कर दिया था। ये अधिकतम आयु 19 वर्ष तक बैठाने तक गया और रिपन इसके ठीक उल्टा काम किया था। इसके बारे में आगे जानेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। नेक्स्ट है आँख के कौन से भाग को दान दिया जाता है या दान किया जाता है। तो आँख के कॉर्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट रक्त का प्रकृति क्या है। तो रक्त का प्रकृति सबसे पहले जानेंगे कि रक्त का पीएच मान 7.4 होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होती है। जो पीएच स्केल होते हैं, पीएच स्केल पर 1 से 14 तक दर्शाया रहता है, जिसमें कि 0 से 7 तक अम्लीय प्रकृति को बताता है, जबकि 7 से 14 तक क्षारीय प्रकृति को बताता है। तो अब आप स्वतः बता दीजिए कि ब्लड का प्रकृति क्या होगा। तो ऑब्वियसली है कि ये इसका प्रकृति क्षारीय होगी। नेक्स्ट अगला है मेडागास्कर की किस महासागर में बहती है। मेडागास्कर की धारा किस महासागर में बहती है। तो देखिए मेडागास्कर की धारा आपका हिंद महासागर में बहती है। मेडागास्कर वैसे भी बसा हुआ है, मेडागास्कर एक देश का भी नाम है, हिंद महासागर का ही एक द्वीप है। तो ये ऑब्वियसली है कि ये हिंद महासागर में बहेगी। नेक्स्ट कहता है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो ये जो है शनि का घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व है 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर किनका घनत्व है, शनि का है।
और जल का घनत्व कितना है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो आप समझिए जब 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जल है और जल से कम आपका शनि का ग्रह है, इसलिए अगर शनि से बड़ा कुछ ऐसा जलकुंड लाया जाए और शनि को उसमें अगर रख दिया जाए तो शनि क्या हो सकती है, उस पर तैर सकता है। बहुत हल्की ग्रह है, ये घनत्व है इनका। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक आपका है ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, बी में है यूनियन बैंक, सी में है पंजाब नेशनल बैंक, डी में है इनमें से कोई नहीं। कौन सा है इसमें? जी कोई नहीं है, ना तो भारतीय स्टेट बैंक है, ना यूनियन बैंक है, ना पंजाब नेशनल बैंक है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, और ये है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हिंदी में कहें तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का महल कहाँ है? दक्षिण भारत का महल कहाँ है? देखिए सबसे पहले जानिए कि दक्षिण भारत का ताजमहल किसको कहते हैं। दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का ताजमहल आपका औरंगजेब के पत्नी रबिया दुर्रानी। औरंगजेब एक ही को ये अपना ज़िंदगी में अच्छा काम किया था, यानी कि आपका बिल्डिंग बनाने की शौक में। ये बहुत ही कट्टर शासक थे। आपका कहा जाता है इसे जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। मुगल शासक का ये अंतिम शक्तिशाली शासक था मुगल सत्ता का, जिनकी मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हो गई थी। खैर इसकी चर्चा अभी नहीं। हम जाने दक्षिण भारत का ताजमहल क्या है, तो रबिया दुर्रानी। जिस प्रकार से शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था आगरा में अपनी पत्नी के यादगार के लिए, ठीक उसी प्रकार से औरंगजेब ने अपनी पत्नी की यादगार के लिए इनके रबिया दुर्रानी के मकबरा है, जो कि औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में है। आपका बिहार में भी एक औरंगाबाद जिला है, ये बिहार की बात नहीं कर रहे हैं हम, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है रबिया दुर्रानी के मकबरे को, जो कि ताजमहल के जैसा ही दिखता है, इसलिए दक्षिण भारत का ताजमहल कहा गया है। ये देखिए कैसा ऑप्शन है, कुआलालंपुर, ये तो मलेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी? ऑप्शन में है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में चला था। यहाँ देखेंगे तो किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी? किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी? तो ये अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। इनके पिता का नाम था हैदर अली, जिनकी मौत हो गई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही 1782 ईस्वी में। ये मैसूर के शासक थे। जाने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, कहता है इरावती नदी कहाँ बहती है? जो आसियान देश के वीडियो देखे होंगे उनको ये आंसर पता होगा। इरावती नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन ए में है पाकिस्तान, बी में है भारत, सी में म्यांमार, डी में है श्रीलंका। ये जो है इरावती नदी म्यांमार में बहती है। म्यांमार में दो प्रमुख नदियां हैं, इरावती नदी और साल्विन नदी। ये दो नदियां हैं और इरावती नदी पर ही आपका म्यांमार देश बसा हुआ है, और इसके बीच में एक मैदान है जो कि सान पठार का मैदान कहा जाता है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी म्यांमार। तो धन्यवाद ये आपका रामविलास स्टडी पॉइंट पे पूरा 200 क्वेश्चन को देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत हेल्पफुल महसूस होता होगा। अगर और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार के सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अवश्य हमसे क्वेश्चन करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। थैंक्स। मिले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।